नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश विश्नोई आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, हमने अपना जो 7वां पार्ट है कक्षा 12 के इतिहास विषय का, उसको हमने 5 भागों के अंतर्गत पूर्ण कर लिया है और 5 वीडियो उम्मीद करता हूँ आप तक पहुँच गए होंगे और आपको वो है आनंददायक भी लगे होंगे। तो आज इस पाठ के समापन के रूप में, अंतिम भाग के रूप में हम प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने आए हैं और यहाँ से आपको क्या करना है, जैसा कि मैं रोज कहता हूँ, आपको अपना मूल्यांकन इसके आधार पे करना है कि हमने जो 7वां पाठ जो सीखा है, पढ़ा है, समझा है, उसके अंतर्गत कितना हमने प्राप्त किया है। ठीक बात है। तो देखिए, यहाँ से प्रारंभ करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, आपके सामने लिखा हुआ है, राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है। यानी कि ये बात हो रही है राजस्थान के अंदर क्रांति का मतलब हो गया आपके 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति की बात कर रहे हैं? 1857 की क्रांति की बात हम कर रहे हैं। ठीक बात है। तो 1857 की जो क्रांति है वो राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ हुई थी, इसके बारे में हमें यहाँ से बात करनी है। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले कहाँ पे हुई थी। तो देखिए, हमने बात करी थी कि 10 मई 1857 की बात हुई थी। कब की बात हुई थी? 10 मई 1857। तो ये जो दिनांक लिखी है, ये दिनांक को तो क्रांति कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? ये दिनांक को क्रांति अपने भारत के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। फिर हमने कहा था कि इसमें अंदर 18 जोड़िए। किसमें जोड़िए? 10 मई के अंदर 18 जोड़िए। तो अपने पास में तारीख क्या आ गई थी? 28 मई 1857 की तारीख आ गई थी। 28 मई 1857 की तारीख। और 28 मई को हमने कहा था कि क्रांति शुरू होती है। क्रांति शुरू क्यों हो रही थी वो भी हमने देखा था कि एक सैनिक टुकड़ी है जो अजमेर के अंदर कार्यरत है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जाता। क्यों वो मेरठ से आई हुई है, क्योंकि मेरठ के अंदर ही क्या हुई है, क्रांति भारत के अंतर्गत प्रारंभ हो चुकी है। तो मेरठ से आई हुई टुकड़ी पे अंग्रेज विश्वास नहीं करते हैं और अजमेर से, कौन सी जगह से? अजमेर से उस टुकड़ी को, कौन सी जगह से? अजमेर में कार्यरत एक टुकड़ी है जिसका हमने नाम लिया था 15वीं NI, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और इस नेटिव इन्फेंट्री को ट्रांसफर कर दिया गया था। कहाँ पे ट्रांसफर किया गया था? इसको ट्रांसफर कर दिया था इन्होंने नसीराबाद। कहाँ पे ट्रांसफर किया? नसीराबाद। और इस नसीराबाद के अंदर ही इस सैनिक टुकड़ी ने क्या कर दिया था? आपका विद्रोह कर दिया था। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नसीराबाद के अंदर जो है वो क्रांति की शुरुआत हुई थी। कौन सी क्रांति? राजस्थान में 1857 की क्रांति, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नसीराबाद से होती है। ठीक बात है। फिर हमने बात करी थी नीमच के अंदर। तो नीमच में भी हमने देखा था, हमने कहा था 3 जून को, कब की बात करी थी? 3 जून 1857 को क्या हुई थी? नीमच के अंदर आपकी क्रांति हो गई थी। बात करी थी मेवाड़। मेवाड़ की जो सेना है उसने क्या किया है? सहयोग किया है अंग्रेजों का इस क्रांति के अंतर्गत। बात करें मारवाड़, तो मारवाड़ के भी जो है शासक है, उन्होंने तो क्या किया है? उन्होंने तो अंग्रेजों का सहयोग किया, लेकिन यहाँ की एरिनपुरा जो छावनी है, कौन सी छावनी? एरिनपुरा, यहाँ पे विद्रोह होता है। और साथ ही साथ मारवाड़ के अंदर एक और जगह पर विद्रोह होता है, जिसमें हमने कौन सा नाम देखा था? आउवा का नाम देखा था। तो आउवा में भी क्या हुआ था? यहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो ये बात थी आपकी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की बात। ठीक बात है। उत्तर की अगर हमें जांच करनी है तो देखिए, आपका उत्तर क्या आ रहा है? नसीराबाद। ठीक है। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से? नसीराबाद से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आउवा का संबंध किससे है? आउवा का संबंध किससे है? यहाँ पे आपके सामने 4 नाम लिखे गए हैं, राम सिंह, खुशाल सिंह, लक्ष्मण सिंह और जोरावर सिंह। ठीक बात है। अब इनमें से किसका संबंध जो है वो आउवा के साथ है? हमने बात कर ली है इसके बारे में। आउवा के ठिकानेदार, जिसका नाम हमें क्या मिलता है? ठिकानेदार का हमें नाम मिलता है खुशाल सिंह। क्या नाम मिल जाएगा? खुशाल सिंह। राम सिंह की बात करें तो ये कौन है? ये तो है आपके कोटा के महाराव। ये कौन है? कोटा के कौन है? महाराव है। इनको क्या कर लिया था? क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया था। ठीक बात है। बात करें जयपुर के, तो जयपुर के शासक का नाम भी उस समय हमको राम सिंह ही मिलता है। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो ये कहाँ के शासक हैं? ये तो महारावल है डूंगरपुर के। लेकिन ये जो महारावल है ये आपके कब के है? एकीकरण के समय की ये बात है, ना कि 1857 के समय की। और जोरावर सिंह जो है ये कौन है? जोरावर सिंह बारठ जो है वो एक क्या है? क्रांतिकारी है। जोरावर सिंह बारठ ये क्या है? आपके एक क्रांतिकारी है। इनके बारे में अध्ययन हमने कर रखा है, क्या क्या
कार्य हुआ था। जो लॉर्ड हॉर्डिंग का बम कांड हुआ था 1912-13 की जो घटना हम देखते हैं वो यहाँ पे जोरावर सिंह के द्वारा हुई थी। तो बात करी हमने आउवा की, आउवा कौन सी रियासत में पड़ता है, तो अभी अभी हमने देखा था ये कौन सी रियासत में था, मारवाड़ रियासत में ये पड़ता है आउवा। ठीक बात है। और यहाँ से संबंधित कौन हो गए व्यक्ति, खुशहाल सिंह जो है वो संबंधित हो गए थे। ठीक बात है। एक बात और ध्यान रखना, आउवा से जब खुशहाल सिंह जो है वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं, जब वापस से कर्नल होम्स की जो सेना आती है तो आउवा को छोड़ करके और वो चले जाते हैं कहाँ पे, कोठारिया के अंदर चले जाते हैं। कोठारिया के जो रावत है जोध सिंह, उनके पास में वो शरण लेते हैं। तब आउवा का जो है वो शासन किसको सौंप कर ये जा रहे हैं, ये इनके भाई पृथ्वी सिंह को सौंप करके जाते हैं। किसको सौंप करके जाते हैं, पृथ्वी सिंह को सौंप करके जाते हैं। इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अंग्रेजों ने आउवा के ठाकुर के दोष को सिद्ध करने, या मतलब कि ये दोषी है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तब एक आयोग नियुक्त किया था। तब एक क्या नियुक्त हुआ था, आयोग नियुक्त हुआ था। और उस आयोग का नाम भी हमें ध्यान में होना चाहिए। कौन सा आयोग था वो, मेजर टेलर आयोग। ठीक बात है। कौन सा आयोग था, मेजर टेलर आयोग की जो नियुक्ति है वो की गई थी खुशहाल सिंह के बारे में जांच करने के लिए कि भाई इन्होंने जो कार्य किया वो गलत था या नहीं था। ठीक बात है। हालांकि मेजर टेलर आयोग ने इनको क्या कर दिया था, इनको दोष मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक बात है। यहाँ पर 4 नाम लिखे हुए आपके सामने, जैसे कि पहला नाम आपको मिल रहा है पंडित नैनूराम शर्मा, नेक्स्ट नाम आ रहा है हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज का नाम आ रहा है। अब बात करें अगर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, तो यहाँ से हमने बात करी थी कि ये जो आंदोलन है ये चला है आपका 1897 से लेकर के और 1941 तक चलने वाला ये एक आंदोलन है। ठीक है। कब से लेकर के कब तक चला, 1897 से लेकर के और 1941 तक, यानी कि टोटली कितने वर्ष ये चला है, 44 वर्ष तक चला है। इसलिए इसको है ना क्या बोलते हैं, हम इसको मैराथन आंदोलन बोलते हैं और क्या बोल देते हैं हम इसको, सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन है। फिर हमने बात करी थी कि इस आंदोलन को समझने की दृष्टि से हमने इसको 3 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया था, 3 भागों में हमने इसको बांट दिया था। हमने बात करी थी कि 1897 से लेकर के और 1916 तक हम एक भाग देखेंगे। उसके बाद हमने कहा था कि हम 1916-17 से लेकर के और 1927 तक एक भाग देखेंगे। और फिर हमने बात करी थी हम 1927 से लेकर के और 41 तक का एक भाग देखेंगे। तब हमने पहले चरण की बात करी थी, तो हमने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे साधु सीताराम दास, कौन से नेतृत्व की नाम बात हमने कर ली थी, साधु सीताराम दास की बात हमने यहाँ पर कर ली थी। ठीक है, कि ये एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमने किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी फतेहकरण चारण के बारे में। किसके बारे में बात कर ली थी हमने, फतेहकरण चारण जो है वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और एक हमने और नाम देखा था जिसमें हमने कहा था बुद्धदेव। क्या नाम मिल रहा था हमें, बुद्धदेव का नाम मिल रहा था। तो ये कुछ व्यक्ति थे जो प्रथम चरण के अंदर जो है इस आंदोलन का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड चरण के अंदर। तो सेकंड चरण में हमने कहा कि यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था, यहाँ पे किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने कर लिया था, विजय सिंह पथिक के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया गया था। और देखिए इसके अलावा हमने यहाँ पे कहा था कि विजय सिंह पथिक के साथ ही साथ यहाँ पर जमनालाल बजाज का नाम भी हमें मिल जाता है, जमनालाल बजाज। ठीक है, तो इनका नाम भी हमने यहाँ पे देखा था। फिर बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण के अंदर भी हमने कहा था कि यहाँ पर कौन आ जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा। कौन आ जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा क्या किया गया है, आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया था। इसी के अलावा हमने कहा था कि इनसे जुड़े हुए होते हैं, कौन होते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक बात है, हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो भी इस आंदोलन से यहाँ पे जुड़ते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये हो गए आपके सारे इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, जिसमें हमने बात करी किसके बारे में, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और बुद्धदेव। सेकंड में हमने देखा विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज। और फिर हमने बात करी माणिक्यलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय। तो अब इस लिस्ट के अंतर्गत देखिए कि यहाँ पे आपको एक तो हरिभाऊ उपाध्याय का नाम यहाँ पे मिल रहा है,
जमनालाल बजाज का नाम भी मिल रहा है, विजय सिंह पथिक का भी नाम मिल रहा है, और पंडित नेहरूराम शर्मा की अगर बात कर लें तो ये तो कहां से संबंधित रहे थे, ये रहे थे आपके कोटा प्रजा मंडल से रिलेटेड रहे थे। तो ये तो आपका उत्तर है नहीं, ठीक बात है, कोटा प्रजा मंडल से ये संबंधित रहे हैं, तो ये आपका उत्तर नहीं है। तो इसका मतलब अब तीनों में से हमें देखना है, लेकिन अब यहां पर ये देखना है कि ये तीनों ही संबंधित तो है, लेकिन सर्वाधिक जो है वो इस आंदोलन को प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन है, वो हमारा उत्तर होगा। तब हमें यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन हो जाता है, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक का नाम आ जाएगा। अपने उत्तर की जांच करें तो देखिए आपका उत्तर जो है वो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, विजय सिंह पथिक ही आपका उत्तर आ रहा है। तो ये जो क्या हो गया, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं का जो है वो एक रिवीजन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता है आपका, चेतावनीराज चुंगटिया, ये जो सोरठा है वो किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक बात है। तो जो चेतावनीराज चुंगटिया सोरठा है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपको अच्छे से पता है ये किसके द्वारा लिखा गया था, केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए थे। इसमें हमने बात करी थी कि कितने सोरठे हैं इसके अंदर, इसमें 13 जो सोरठे हैं वो लिखे गए हैं, ठीक बात है। हमने बात करी थी क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां पर ये चेतावनीराज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिख रहे हैं, ये मेवाड़ के महाराणा को संबोधित करके लिखे जा रहे हैं। मेवाड़ के महाराणा किसका नाम आता है यहाँ पे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का नाम हमें यहाँ पर मिलता है। फतेह सिंह क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए। कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली दरबार में जा रहे हैं। तो दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोकने के लिए जो है वो केसरी सिंह बारट क्या लिखते हैं, 13 सोरठे लिख करके इनको देते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, वहां दिल्ली पहुंचते हैं लेकिन दरबार में भाग नहीं लेते हैं। तो ये प्रश्न हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ था। प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, यानी कि कब की बात हो रही है भाई, 18 मार्च 1948 की बात हो रही है, ये आपका प्रथम चरण रहा। अब हमने बात करी थी प्रथम चरण में हमने ABCD सीखी थी, क्या सीखी थी, A B C और D, यानी कि हमने किसका किसका विलय किया है, प्रथम चरण में हमने अलवर का किया, उसके बाद हमने भरतपुर का किया, उसके बाद हमने करौली का विलय किया, और फिर हमने किसका विलय किया था, D से मतलब हुआ आपका धौलपुर का विलय, ठीक बात है। तो ये 4 रियासतें जो है, जिस समय हम बात कर रहे हैं कि महाभारत काल के अंतर्गत ये चारों रियासतों का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, तो आपका उत्तर होता है गुरुजी मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान का जो एकीकरण है पहले चरण में जिसका निर्माण हुआ वो क्या हो जाएगा आपका, मत्स्य संघ हो जाएगा। मत्स्य संघ जो नाम है ये किसने दिया था, तो ये नाम दिया था कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी जी ने ये नाम दिया था, ठीक है, कि ये मुंशी के द्वारा ये नाम प्रदान किया गया था। 18 मार्च 1948 की बात है, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली का क्षेत्र था, पहला चरण था, ठीक बात है। अब आगे इससे पहले एक जांच लेते हैं अपना उत्तर। तो देखिए उत्तर क्या है, मत्स्य संघ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था। अभी हमने बात करी है महाभारत कालीन क्षेत्र कौन सा हो गया आपका, मत्स्य जो क्षेत्र है वो हो गया आपका महाभारत कालीन क्षेत्र, ये आपका उत्तर है घ यानी कि मत्स्य, ठीक बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वृहत राजस्थान तृतीय चरण की राजधानी क्या थी। वृहत राजस्थान, देखिए थोड़ा प्रश्न के अंदर मिस्टेक है, यहां पे आपको याद तो क्या करना है, अगर वृहत राजस्थान की बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, वृहत राजस्थान की, तो फिर ये चरण कौन सा हो जाएगा, फिर ये चरण कौन सा हो जाएगा, चरण हो जाएगा आपका 4th नंबर का चरण है, ठीक है। ये प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है और उस प्रश्न को आप थोड़ा सा सही कर लें। तो जो वृहत राजस्थान है फिर ये चरण कौन सा, देखिए हमने स्पष्ट बात करी थी, हमने पहले कहा था मत्स्य संघ, पहला चरण कौन सा था आपका, मत्स्य संघ, ठीक है। दूसरे चरण की हमने बात करी थी, तब हमने कहा था पूर्वी राजस्थान संघ, कौन सा संघ हो गया था, पूर्वी राजस्थान संघ। और हमने बात करी कि इस संघ के अंदर जब मेवाड़ को जोड़ा गया तो हमने कहा दिया उसको, क्या कहा था हमने, संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है। और फिर जब बड़ी बड़ी रियासतों को जोड़ा गया तब हमने कहा था कि हमने कौन सा बनाया है, वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया है। तो जब अगर बात वृहद राजस्थान की करनी है तब
तब तो हमें संक जो है वो कौन से नंबर का कहना है, चतुर्थ कहना है। या फिर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अगर तृतीय चरण की बात करें तो फिर यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पे संयुक्त राजस्थान लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, संयुक्त राजस्थान लिखना पड़ेगा। ठीक बात है, तो दोनों की ही हमें पता है। अगर हम बात करें संयुक्त राजस्थान की, किसकी बात करें, संयुक्त राजस्थान की, तो जो संयुक्त राजस्थान बनाया गया था उसमें तो आपकी राजधानी थी उदयपुर। क्या थी, उसमें आपकी राजधानी थी उदयपुर। यानी कि कौन से चरण में, तीसरे चरण में अगर पूछी जाए तो राजधानी आपकी है उदयपुर। और बात करें कि तृतीय चरण जिसमें हो गया संयुक्त राजस्थान, और वृहद राजस्थान की जो बात करें तो चौथा चरण हो जाता है। और वृहद राजस्थान की जो राजधानी थी तो वो आपकी कौन सी हो गई थी, वो हो गई थी आपकी जयपुर राजधानी हो गई थी। देखिए उत्तर इन्होंने क्या लिखा है वो भी हम समझ लेते हैं। ये उत्तर लिख रहे हैं ए का मतलब उदयपुर लिख रहे हैं। उदयपुर का मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हैं, ये संयुक्त राजस्थान का पूछना चाह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो है वो वृहद राजस्थान शब्द नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे शब्द क्या आना था, यहाँ पे शब्द आना था संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान जो है वो तीसरा चरण है और उसमें कौन सा हो जाता है आपका, उदयपुर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। हमने स्पष्ट बात करी थी कि हीरालाल शास्त्री ने पंडित नेहरू को कहा था कि अगर राजस्थान का शासन चलाना है तो हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, उनके बिना राजस्थान जो है वो चल नहीं पाता। और राजस्थान से जो गोकुल भाई भट्ट है वो कहाँ से संबंधित है, वो हाथल गांव सिरोही से रिलेटेड रहते हैं आपके गोकुल भाई भट्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम, गोकुल भाई भट्ट की बात हम कर रहे हैं। और गोकुल भाई जो है वो कौन सी जगह से संबंधित है, वो हाथल गांव है सिरोही के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो सिरोही के विलय का आंदोलन जो है वो किसके नेतृत्व में आपका होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व के अंतर्गत। प्रश्न के उत्तर की अगर हम जांच करें तो देखिए हमारे सामने उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है अपना गोकुल भाई भट्ट। माणिक्यलाल वर्मा की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित रहे हैं, मेवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित रहे हैं। जयनारायण व्यास की अगर बात करें तो ये कौन से प्रजा मंडल से संबंधित रहे हैं, ये रहे हैं आपके मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित। और नेक्स्ट आता है आपका हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरिभाऊ जो उपाध्याय है ये कहां से संबंधित रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे। हमने बात करी थी 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन की बात करी थी, 7वां संविधान संशोधन की हमने बात करी थी। और 7वें संविधान संशोधन के अंदर हमने देखा था कि 1 नवंबर 1956 को ये हुआ है। और फिर हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे अपने पद होता था राज प्रमुख का पद। कौन सा पद होता था, राज प्रमुख का पद। इस पद को समाप्त किया और इसके स्थान पे कौन सा पद लाया था हमने, राज्यपाल का पद जो है वो यहाँ पे हमने बनाया था। और इस राज्यपाल के पद के अंदर हमने सर्वप्रथम नियुक्त किसको किया था, तो यहाँ पे किसको नियुक्त किया था, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक बात है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक बात है। एनवी गॉडगिल का नाम आ रखा है, ये तो क्या थे, यहाँ पे पहले और दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता थे। हीरालाल शास्त्री जो है वो वृहत राजस्थान जब बना तब मुख्यमंत्री बने थे। माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान जब बना तो उसके मुख्यमंत्री बने थे। और गुरुमुख निहाल सिंह क्या बने थे, आपके पहले राज्यपाल बने थे। ठीक बात है, अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर क्या है, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं जिसमें आपके समक्ष पहला प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न, एक एक नंबर का यानी कि एक एक लाइन का उत्तर आपको यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, नीमूचाणा कांड का संबंध जो है वो कौन से जिले से है। देखिए हमने बात कर रखी है, नीमूचाणा कांड हुआ कब था, ये हुआ है आपका 14/5/25 को, 14/5/25 1925, यानी कि 14 मई 1925 को ये एक नीमूचाणा हत्याकांड होता है। और हमने पढ़ा था नीमूचाणा हत्याकांड लगान के अंदर जो वर्दी कर दी गई थी उसके विरोध के अंदर कहां पे हुआ है, नीमूचाणा में। और नीमूचाणा कहां पे पड़ता है आपका, ये आपका पड़ जाएगा अलवर जिले के अंदर। ठीक बात है, तो जो अलवर किसान आंदोलन पड़ा था उसमें हमने नीमूचाणा कांड को पढ़ा था। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था गांधी जी के द्वारा डबल डायरिज्म डिस्टिल्ड। ठीक बात है, इससे 2 समाचार पत्र रिलेटेड रहे थे। हमने कहा था एक तो यंग इंडिया, कौन सा समाचार पत्र था, यंग इंडिया। ठीक बात है, यंग इंडिया गांधी जी ने लिखा था डबल डायरिज्म डिस्टिल्ड या जलियांवाला बाग से भी विभत्स घटना। और एक समाचार पत्र था आपका रियासत, कौन सा समाचार पत्र था, रियासत। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इस समाचार पत्र के अंदर जो है वो जलियांवाला बाग से इसकी तुलना की गई थी, नीमूचाणा हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु ने कौन सा आंदोलन चलाया था, कौन सा आंदोलन शुरू किया। तो गोविंद गुरु के बारे में हमने बात करी थी कि ये कौन सी जाति के लिए कार्य करते हैं, ये भील जाति का उद्धार करने का कार्य जो है यहाँ पे कर देते हैं। और भील जाति के उद्धार के लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम हमने क्या पढ़ा था, भगत आंदोलन जो है वो इन्होंने चलाया था। और भगत आंदोलन के साथ ही साथ इन्होंने भीलों के उद्धार के लिए एक और कार्य कर दिया था। किसकी स्थापना करी थी इन्होंने करी थी संप सभा की स्थापना। संप सभा जो है वो कब हुई थी, 1833 के अंदर जो है वो स्थापित हुई थी। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। भगत आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। अगर बात करें बेड़सा गांव डूंगरपुर, कहाँ से इन्होंने, इनका कर्मस्थली जो है वो कहाँ पे रही थी, बेड़सा गांव डूंगरपुर। ठीक बात है। और फिर जो है इनकी मृत्यु और इनके स्थान जहाँ पे आज भी मेला भरता है वो स्थान कौन सा हो जाता है आपका, कंबोई। कौन सा हो जाता है, कंबोई। ये गुजरात में पड़ता है। कंबोई कहाँ पे है, कंबोई गुजरात में है। जबकि बेड़सा गांव कहाँ पे है, राजस्थान में, यानी कि डूंगरपुर में आपका ये स्थान है। ठीक बात है। ये कौन हो गए, गोविंद गुरु हो गया आपका। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बात करते हैं एक ही आंदोलन के प्रवर्तक की। हमने बात करी थी भील जाति जो है उसका उद्धार करने के लिए ही एक ही आंदोलन चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है। ठीक बात है। तो मोतीलाल तेजावत का संबंध कौन से गांव से है, तो हमने ये पढ़ रखा है कोल्यारी गांव। कौन सा है, कोल्यारी गांव उदयपुर के अंतर्गत। ठीक बात है। यहाँ पे इनका क्या होता है, जन्म होता है कोल्यारी गांव उदयपुर में। मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के नेतृत्व को गति प्रदान करने वाले नेतृत्व कार्यों के या नेतृत्वकर्ताओं के नाम हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी, कौन से प्रजामंडल की, मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है। और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई कब थी, तो ये हम बात कर चुके हैं 1938 के अंदर जो है ये यहाँ पर स्थापना मेवाड़ प्रजामंडल की विधिवत रूप से हो जाती है। और फिर हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में, तब हम यहाँ से देखते हैं बलवंत सिंह मेहता का नाम मिलता है हमें। किसका नाम मिलता है, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता का नाम हमें प्राप्त हो जाता है। और बलवंत सिंह मेहता के साथ ही साथ यहाँ पे नेतृत्व और किसके द्वारा प्रदान किया गया था, एक व्यक्ति का और हमें नाम मिलता है, और वो नाम हमें मिलता है माणिक्य लाल वर्मा का। किसका नाम मिल जाता है, माणिक्य लाल वर्मा। ठीक बात है। तो ये जो व्यक्ति है ये क्या करते हैं, यहाँ पे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। इसके बाद में जो है यहाँ पे और भी नाम मिल जाते हैं। प्रेम नारायण का नाम मिलता है, भूरेलाल बयां का नाम मिलता है, मोहनलाल सुखाड़िया का नाम मिलता है। अन्य व्यक्ति भी जो है वो इस प्रजामंडल से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, अर्जुन लाल सेठी और जमुना लाल बजाज, इन दोनों का कार्य क्षेत्र कौन सा है, कर्म क्षेत्र कौन सा है, मतलब इन दोनों ने अपने लिए कौन सा कर्म क्षेत्र चुना था। तो अर्जुन लाल सेठी की बात करें और जमुना लाल बजाज की बात करें, तो यहां से हम सबसे पहले सेठी की बात करते हैं, जिन्होंने क्या किया था, जयपुर और अजमेर के अंतर्गत जो है वो जैन विद्या प्रचारिणी समिति, जैन वर्धमान पाठशाला, इनकी स्थापना करते हैं। और आदिवासियों के, अजमेर के आदिवासियों के उत्थान का भी ये कार्य करते हैं। तो अर्जुन लाल सेठी और जमुना लाल बजाज के लिए अगर कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो ये कहां से हो जाएगा, एक तो हो जाएगा जयपुर, और साथ ही साथ कौन सा हो जाएगा, अजमेर का क्षेत्र। जयपुर और अजमेर का जो क्षेत्र है उसको इन्होंने क्या चुना है, अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था। बात कर ली है हमने, महाद्वीप कितने हैं, 7 है। सप्ताह में दिन कितने हैं, 7 है। शादी के फेरे कितने हैं, 7 हैं। तो राजस्थान का एकीकरण के भी अगर बात कर लें किसके बारे में, चरणों के बारे में, तो कितने चरण हैं, 7 चरण होते हैं। नाम भी हमने सीख लिए हैं। सबसे पहले मत्स्य संघ, उसके बाद पूर्वी राजस्थान संघ, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान, उसके बाद वृहद राजस्थान, फिर संयुक्त वृहद राजस्थान, उसके बाद में आपका राजस्थान, और उसके बाद में राजस्थान संघ। टोटली कितने हो गए, 7 जो है वो चरण आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे पहले फटाफट से ये सोचिए कि वृहद राजस्थान चरण कौन सा है, वृहद राजस्थान जो है वो कौन से चरण में बनता है। पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ, और चौथा कौन सा बनता है, वृहद राजस्थान संघ बनता है। यानी कि वृहद राजस्थान आपका कौन सा है, चौथा है। और इसमें हमने देखा था वृहद राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें जुड़ने पर बना है। तो संयुक्त राजस्थान के अंदर जुड़ा जयपुर, और कौन सा जुड़ा, और जुड़ गया आपका जोधपुर। कौन सा जुड़ गया, जोधपुर। और कौन सा जुड़ गया, जैसलमेर। कौन सा जुड़ा था, जैसलमेर।
और कौन सा जुड़ गया है इसमें, और जुड़ गया आपका बीकानेर। कौन सा जुड़ गया था, बीकानेर। इनके जुड़ने से क्या बना था आपका, इनके जुड़ने से बना था आपका वृहद राजस्थान। तो इनमें से आपका जो जयपुर है ये इनमें क्या बनाई गई थी, इस समय राजधानी बनाई गई थी। और यहाँ पे जो मंत्रिमंडल बनाया गया, उस मंत्रिमंडल का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो कौन थे, तो वो थे आपके यहाँ पे हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। नाम किसका आ जाता है, हीरालाल शास्त्री का नाम मिलता है हमें यहाँ पे, हीरालाल शास्त्री। ठीक बात है। तो वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री का पूछा गया और वो कौन हो गए आपके, वो हो गए आपके हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न आता है, ब्रिटिश काल में राजस्थान में स्थित केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम था। हमने बात करी कि जो हम एकीकरण करते हैं तब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे रियासतें कितनी है, किसकी बात करी थी हमने, रियासतों की। तब हमने देखा था कि रियासतें तो कितनी थी, 19 थी। ठीक है। बात करी थी कि हमने चिप सिप कितने हैं, यानी कि ठिकाने कितने हैं। तो हमने ठिकानों के बारे में जब बात करी तब हमने कहा कि ये कितने थे, 3 थे। और फिर हमने बात करी थी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में बात करी थी, चीफ कमिश्नरी जो प्रांत है उनके बारे में हमने बात करी थी। तो जो चीफ कमिश्नरी प्रांत है वही क्या है आपका, केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर हमको क्या कह सकते हैं, इनको केंद्र शासित प्रदेश। ठीक बात है, वो एक ही बात है। जो केंद्र शासित प्रदेश है या जो चीफ कमिश्नरी जो प्रदेश है, प्रांत है, वो एक ही बात है। और वो कौन सा है, यह कितना है, एक ही था। और वो नाम हमें क्या मिलता है, अजमेर और क्या मिल जाता है, मेरवाड़ा। क्या नाम मिल जाता है, अजमेर और मेरवाड़ा। ये जो है ये आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश था उस समय के ब्रिटिश काल के अंतर्गत। ठीक बात है। तो अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। यानी कि बात करते हैं राजस्थान दिवस के बारे में, तो ये अपना जब वृहद राजस्थान बना था, कौन सा राजस्थान बना था, वृहद जो राजस्थान बन रहा है आपका, उस समय हम क्या कर रहे हैं, उस समय हम क्या मना रहे हैं, हम राजस्थान दिवस जो है वो मनाने का कार्य यहाँ पे कर लेते हैं। और ये हमने बात कर ली है, ये आपका कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। कब मनाते हैं हम, 30 मार्च 1949 को, 949 है ना, 1949 की बात करते हैं हम। और 1949 की तारीख कौन सी हो जाती है आपकी, 30 मार्च। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या किया जा रहा है, राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि चौथा चरण जब हमारा पूर्ण होता है तब की ये बात आती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से हमने इसके सारे प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। और इन प्रश्नों का अध्ययन करते हुए मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो है अपना मूल्यांकन भी अच्छे ढंग से कर लिया होगा। और एक और बात जो है मैं हर एक क्लास के अंत में कहना चाहता हूँ, आज की जो अपनी क्लास है इस 12th के सिलेबस के अंतर्गत आखिरी क्लास है, यानी कि 12th का जो सिलेबस है आपका इतिहास विषय का वो हो चुका है आपका पूरा। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा और गुजारिश भी करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप अपने व्यवहार के अंतर्गत जो मैं कह रहा हूं इस प्रकार का परिवर्तन भी जरूर लेकर के आए। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। यदि थोड़ा आपको कुछ करना है, क्या करना है, तो डटकर चल। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लिख पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। ठीक है। तो मेरी ये आपसे उम्मीद है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप ये सारे जो वीडियोस आपके समक्ष अभी तक आए हैं कक्षा 12 के इतिहास विषय के, उन्हें अच्छे से ढंग से देखें और हमें जो है वो प्रोत्साहित करने के लिए अपने परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाएं। और आपका बेहतर परीक्षा परिणाम ही हमारे लिए क्या है, संजीवनी बूटी का काम करने वाला है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपना जो ये सफर है उसको यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।